बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है मेजरमेंट स्केल और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एरर्स। जब हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इस मरहले को हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। ये डाटा जो है हम प्राइमरी सोर्सेज से भी इकट्ठा कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से भी इकट्ठा कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम मुतल्लिका टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठी करते हैं उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर के दोनों वेरिएबल्स शामिल होते हैं। हम इन वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल नंबर्स या सिंबल्स अलॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मरहला जो है ये स्केलिंग कहलाता है। आमतौर पर 4 किस्म के स्केल हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक़ जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल के साथ है और 2 का ताल्लुक़ जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ है। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। ऐसा स्केल जो डाटे को कैटेगराइज करता है इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, mutually exclusive groups on the basis of their name। यानी सिर्फ नाम के लिहाज से डाटे की कैटेगराइजेशन होती है नॉमिनल स्केल में। इसके अलावा और कोई मैसेज जो है नॉमिनल स्केल हमें नहीं देता। जैसे आप नेशनैलिटी की बेस पर लोगों को कैटेगराइज करते हैं, आप जेंडर की बेस पर कैटेगराइज कर दें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। आप सिटी नेम की बेस पर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, आप ब्लड ग्रुप की बेस पर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, आइज़ कलर, हेयर कलर, रिलीजन की बेस पर आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अब जो नॉमिनल स्केल है ये सबसे वीकेस्ट स्केल है। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसको ये बेस बना के डाटे को डिकम्पोज करता है इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, और वो है नेम। हाँ, अगर हम डाटे की रैंकिंग या डाटे के ऑर्डर को सेस करना चाहें तो हम नॉमिनल स्केल में नहीं कर सकते। नॉमिनल स्केल वहाँ पर फेल हो जाता है। अब इससे सुपीरियर स्केल जो है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम 2 चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक, जो डाटा है वो बाय नेम भी कैटेगराइज हो जाता है और इसके अलावा हम डाटे की रैंकिंग को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, डाटे के ऑर्डर को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। जैसे अगर आप ग्रेड्स की बेस पर स्टूडेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिकम्पोज करें तो आपको उन स्टूडेंट्स का ऑर्डर भी नज़र आएगा और उनका ग्रुप भी नज़र आ जाएगा। जैसे ग्रेड्स है, A+ है, A है, B, C, D, E, F। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है। आप ओपिनियन की बेस पर अगर डाटे को कैटेगराइज करते हैं तो स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। आप अगर इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पर डाटे को कैटेगराइज करते हैं तो आप एरिस्टोक्रेटिक की कैटेगरी बना सकते हैं, रिच की कैटेगरी बना सकते हैं, मीडियोकर की कैटेगरी बना सकते हैं, पुअर की कैटेगरी बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्यूटी की बेस पर डाटे की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो प्रीटी, ब्यूटीफुल, फेयर एंड अगली की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जो ऑर्डिनल स्केल है ये भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। ये 2 इन्फॉर्मेशन तो देता है लेकिन जो एग्जैक्ट डिफरेंस है इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस के दरमियान इसकी निशानदेही नहीं कर पाता। यानी ये इस ऑर्डिनल स्केल का एक ड्रॉबैक है
कि आपको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के दरमियान जो एग्जैक्ट डिफरेंस है उसका पता ही नहीं चलता। जैसे अगर आप ब्यूटी को स्टडी करें तो प्रीटी और ब्यूटीफुल के दरमियान एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप ओपिनियन को स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गली एग्री और एग्री के दरमियान क्या डिफरेंस है ये आपको पता नहीं चल रहा। इसी तरह इकोनॉमिक स्टेटस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिच और मीडियोकर के दरमियान एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है ये आपको पता नहीं चलेगा। ये ऑर्डिनल स्केल का वीक पॉइंट है। अब ऑर्डिनल स्केल से बेटर एक स्केल है जिसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं। इंटरवल स्केल जो है डाटे की कैटेगराइजेशन बाय नेम भी करता है, डाटे की रैंकिंग को, डाटे के ऑर्डर को भी ऑब्जर्व करता है, एग्जैक्ट डिफरेंस जो है दो क्लासेस के दरमियान उसकी निशानदेही भी करता है। जैसे टेम्परेचर है, जैसे सैट स्कोर्स हैं, जैसे आईक्यू स्कोर्स हैं, टाइम है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 20 का है। 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस के दरमियान भी जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 20 का है। आईक्यू स्कोर्स जो हैं ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, इनके लिए भी एग्जैक्ट डिफरेंस की निशानदेही मुमकिन है। लेकिन जो इंटरवल स्केल है उसका एक ड्रॉबैक आ रहा है। वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं मिलता। अब ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रू ज़ीरो से मुराद ये कि अगर आप टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर डज नॉट मीन कि यहाँ टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी टेम्परेचर की एब्सेंस वहाँ पर नहीं है, टेम्परेचर वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर आप एबिलिटी को, इंटेलिजेंट कोशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो इंटेलिजेंट कोशेंट की वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं हो सकती। सैट स्कोर को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो सैट स्कोर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान के अंदर एबिलिटी का कुछ ना कुछ, इंटेलिजेंस का लेवल जो है कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी मौजूद होता है। इस वजह से हमें जो ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। अब इससे भी बेटर जो स्केल है वो रेशियो स्केल कहलाता है, क्योंकि रेशियो स्केल के अंदर हम डाटे को कैटेगराइज करते हैं बाय नेम, ऑर्डर भी हम ऑब्जर्व करते हैं, रैंकिंग का भी हमें पता चलता है, एग्जैक्ट डिफरेंस का भी पता चलता है और ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें असेस कर रहे होते हैं। जैसे एज है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, इनकम, कंजम्पशन, डिस्टेंस, सेविंग एंड ग्रोथ, ये सारी एग्जांपल जो है रेशियो स्केल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, जब बर्थ होगी तभी एज एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब है कि अगर बर्थ नहीं है तो आपकी एज 0 है। आप वेट करना चाहते हैं अपना, तो आप वेट मशीन पे खड़ा होने से पहले आप वेट मशीन की जो सुई है उसको 0 पे रखते हैं, यानी जब तक आप वेट मशीन पे खड़ा नहीं होते आपका वेट 0 है। जैसे ही आप वेट मशीन पे खड़ा होंगे तो आपका वेट जो है वो सुई नुमाइंदगी कर देगी कि कितना है। इसी तरह हाइट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, इनकम है, अगर आप काम करते ही नहीं है तो आपकी इनकम 0 है। ज़ाहिर है कोई बंदा काम करेगा तो फिर ही उसकी इनकम जो है वो जनरेट होगी, अदरवाइज इनकम जो है वो 0 है। अब हम बात करते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स पे। डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ऑब्जर्व करना है, एक है एक्चुअल वैल्यू और दूसरी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है,
तो उस बंदे की एग्जैक्ट हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने भी कंटिन्यूस वेरिएबल हैं हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ले ही नहीं सकते। हाइट, वेट, टेम्परेचर, स्पीड, हम इनकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जामिन नहीं कर सकते। हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं और उसी से गुजारा करते हैं। जैसे 5 फुट 7 इंच अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसकी हाइट है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन में लिखूँगा 5 फुट 6-5 इंच। इसी तरह 5 फुट 7-5 इंच, इसके दरमियान उस बंदे की हाइट जो है वो फॉल करती है। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उनके दरमियान का जो फ़र्क है दैट्स कॉल्ड एरर। अब जो एरर है ये 2 किस्म का है। एक को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर और एक है जिसे हम कहते हैं रैंडम एरर। जहाँ तक बात है सिस्टमेटिक एरर की, तो ये वो एरर है जिसका हमें पता होता है। हम इस एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी आ सकता है और ऑब्जर्वेशन की वजह से भी आ सकता है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम मज़ीद डिटेल में अगर पढ़ें तो एक ऐसा एरर जो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है जिसको आप मेजरमेंट प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। मसलन आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ब्लड प्रेशर मशीन जो है वो आला जो है वो ख़राब है या उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, वो एग्जैक्ट आपको ब्लड प्रेशर नहीं देता, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। इसी तरह अगर वेट मशीन है तो वेट मशीन के अंदर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो आपको एग्जैक्ट वेट नहीं दे पा रही, तो ये एरर जो है आपके वेट में जो आएगा ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। एनवायरमेंटल एरर वो होता है जो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से होता है, यानी कूलिंग हो गई है, ज़्यादा हीट हो गया है या नॉइज़ की वजह से, डस्ट की वजह से जो मेजरिंग प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उससे जो एरर आ रहा है दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। तीसरा एरर है जिसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं, यानी जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है उसको प्रॉपर रीडिंग नहीं लेनी आ रही, यानी उस बंदे की इतनी स्किल नहीं है या वो बंदा इतना परफेक्ट नहीं है अपने काम में कि वो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो ले सके, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। रैंडम एरर वो होता है जो डाटे में अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस में आता है, यानी ये आना ही आना है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इसकी जो टाइप्स हैं इनमें एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, अनबाइस्ड एरर है, बाइस्ड एरर है, अल्फा एरर, बीटा एरर, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, मैनिपुलेशन एरर। ये सारे एरर्स जो हैं इनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वो है जो डिफरेंस है बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो फ़र्क है दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अगर ट्रू वेट जो है वो 65 kg है और एस्टिमेटेड वेट आपका 65.15 kg है, तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो 0.15 kg है। रिलेटिव एरर रेशियो है बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, यानी जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको ट्रू वैल्यू पे डिवाइड करने से जो एरर आपको मिलेगा दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एरर। और अगर आप इसी एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर कहलाएगा। इसके बाद है बाइस्ड क्यूमुलेटिव और सिस्टमेटिक एरर। एक ऐसा एरर जो हमारे डाटे में एक ख़ास पैटर्न से आता है, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंपोनेंट ऑफ एरर। जैसे आप अगर एज को ऑब्ज़र्व करें तो मैंने यहाँ पर 4 बच्चों की एज की इंफॉर्मेशन ली है।
ये 4 लोग हैं जिनकी एज मैंने ऑब्ज़र्व की और इनकी टोटल एज जो है वो 70 ईयर्स है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार अपनी जो लास्ट बर्थडे है वो एज मुझे बताओ। तो जो बच्चों की लास्ट बर्थडे वाली एज है वो ये है। अब यहाँ पर देखें कि इस बच्चे की एक्चुअल एज थी 15 साल 10 महीने। तो उसने जो अपनी आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट की है वो 15 साल की उम्र में की है, इसलिए उसने 15 साल मुझे बता दिया। इस बच्चे की एज जो है वो 18 साल 2 महीने एक्चुअल है, लेकिन इसने अपनी लास्ट बर्थडे वाली एज बताई 18 ईयर। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। तो आपने इनको जब सम अप किया तो ये 68 आ रहा है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है 2 साल का, ये कहलाएगा बायस्ड एरर, क्यूमुलेटिव एरर या सिस्टमेटिक एरर। अब ये एक ख़ास पैटर्न पे डाटे में आ रहा है। अनबायस्ड एरर या कंपनसेटिंग एरर एक ऐसा एरर है जो उस सूरत में अक्कर होता है जब हम अप्रॉक्सीमेशन को नियरेस्ट टू होल नंबर लेते हैं या कंप्लीट यूनिट में लिखते हैं। मसलन देखें कि ये 4 लोगों की जो एज है, एक्चुअल एज उनकी ये है, और मैं इनसे कहता हूँ कि यार मुझे अपनी जो नियरेस्ट बर्थडे वाली एज है ना वो बताएं। अब इस बंदे की एज जो है वो 15 साल 10 महीने है, तो इसकी बर्थडे करीब है, तो इसने मुझे अपनी एज 16 साल बता दी। 18 साल 2 महीने इसकी एज है, तो नियरेस्ट बर्थडे इसने अभी 2 महीने पहले सेलिब्रेट की है, इस वजह से इसने मुझे एज अपनी बताई है 18 साल। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। तो जब मैंने इन सबको सम अप किया तो ये भी 70 ही आ रहा है। अब जो ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान फ़र्क है वो 0 का है, तो यहाँ पर आपका एरर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको हम कहेंगे अनबायस्ड एरर या कंपनसेटिंग एरर। इसके बाद है अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की सूरत में असेस करता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू इज़ कॉल्ड अल्फा एरर या टाइप 1 एरर, और इसको हम साइज ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा है लेकिन अब उसे एग्ज़ाम में फ़ेल कर देते हैं। अब उसके एग्ज़ाम में फ़ेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स कॉल्ड अल्फा एरर। एक इनोसेंट पर्सन है, उसको आपने पनिश कर दिया, तो इनोसेंट पर्सन को पनिश करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स कॉल्ड अल्फा एरर। एक गुड प्लेयर है, अच्छा खेलता है, लेकिन आप उसे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते, तो उसको हम टाइप 1 एरर कह सकते हैं, उसकी रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को। दूसरी तरफ है जी बीटा एरर या इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स इज कॉल्ड बीटा एरर और टाइप 2 एरर। यानी ऐसा एरर जो उस प्रोबेबिलिटी की नुमाइंदगी करता है जो एक गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की है। जैसे एक बंदा बिल्कुल नालायक है और आप उसको रिज़ल्ट में अच्छी स्कोरिंग दे देते हैं। जैसे हमारे मतलब बीएस सिस्टम में होता है कि बच्चा इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो सिफारिश से या टीचर की पसंद नापसंद से वो रिज़ल्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बीटा एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एक प्लेयर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल उसे खेलना ही नहीं आता प्रॉपर, तो आप उसे जो है इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड कप जो है उसका मैच आप उसको खिला देते हैं। तो यहाँ पर बीटा एरर या टाइप 2 एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद है जी एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन। ऐसा एरर जो अनकॉन्शियसली आपके डाटे में आता है, यानी काउंटिंग प्रोसेस में आ गया, वेटिंग प्रोसेस में आ गया, या मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से, यानी जब आपने मेजरमेंट की अप्रॉक्सीमेशन में जाके रिजल्ट्स को लिखा तो उस वजह से आपके डाटे में आ गया। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं मैनिपुलेशन एरर। इसके बाद है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, इन दोनों का जो फ़र्क है स्टैटिस्टिक में और पैरामीटर में जो डिफरेंस आ रहा है दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। अब इस सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल करने के लिए हम
सैंपल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिससे ये एरर किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मसलन देखें, एक क्लास है जिसकी एवरेज स्कोरिंग जो है वो 80 है। इसका मतलब कि वो बड़ी अच्छी क्लास है। जब भी उस क्लास के बच्चे टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स जो हैं वो 80 के राउंड ऑफ में रहते हैं। अब कोई बंदा ये असेस करना चाहता है कि क्या वाकई इस क्लास की एवरेज इतनी है या टीचर ने वैसे ही बता दिया है, तो वो क्या करेगा, वो उनमें से 8-10 बच्चों को निकाल लेगा। उनका सैंपल जो 8-10 बच्चों का उसने निकाला है, उन बच्चों के टेस्ट के मार्क्स को सम अप करेगा और उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में एवरेज निकाल लेता है। अब वो एवरेज अगर आ गई 60 आ गई या 65 आ गई, तो अब वो क्लेम था कि इस क्लास के बच्चों की एवरेज 80 है, जबकि एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में वो एवरेज जो है वो निकली है 65। तो अब इनमें तो काफ़ी फ़र्क है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए या इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो हैं वो लिए जाएंगे, यानी हम अपने सैंपल का साइज़ बढ़ाएंगे। जब हम सैंपल का साइज़ बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ अच्छी स्कोरिंग वाले बच्चे भी आ जाएंगे, जिससे एवरेज एज जो है एवरेज स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम सैंपल का साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपका जो डिफरेंस है वो कम होता जाए और एवरेज जो है वो आपकी सेम आ जाए ट्रू एवरेज के। तो इस तरह हम अपने सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। जहाँ तक बात है नॉन सैम्पलिंग एरर की, तो ये ऐसा एरर है जो इन्वेस्टिगेटर की गलती से आता है, जो नॉन रिस्पॉन्स की वजह से आता है, या क्वेश्चनर ही आपने गलत दे दिया, या क्वेश्चनर के अंदर ही कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। इसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कह सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर में इफ द ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड वैल्यू देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। इफ द ट्रू वैल्यू इज लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू इट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। ये था कॉन्सेप्ट बेटा एरर से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।